नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो इस वक्त आप सुन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे दो बहुत ही खास मेहमान, श्री और नम्रता। आप दोनों ही जेएनयू से विमेन और जेंडर स्टडीज़ में आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, थोड़ा अपने अनुभव साझा करिए। रेडियो स्टेशन देखकर कैसा लग रहा है? क्या कोई दबा हुआ सपना था आपका भी कोई आरजे बनने का, क्या वो निकल रहा है आज बाहर? जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो यहाँ आके, जैसे कि आपने बताया कि मेरा एक ऐसा सपना था कि मैं भी कभी रेडियो पे जाके बात कर सकूं, मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं, उन मुद्दों पे बात कर सकूं जिन पे शायद कम बात की जाती है। क्योंकि इस फील्ड में काम करने का एक तरीका भी ये है कि आपका जो काम है, जैसे मेरा जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों से जुड़ा है, एजुकेशन से जुड़ा है, जेंडर से जुड़ा है, मर्दानगी से जुड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कम्युनिटी रेडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से जिस तरह के मतलब कंटेंट हमको मिलता है या फिर जो टीवी पे मिल पाता है, वो कंटेंट कम्युनिटी रेडियो बहुत अलग तरीके से आपको समाज की समझ को बढ़ाता है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और आप ये बहुत अच्छा काम है। आई थिंक मैं चाहूँगा कि हाँ नम्रता नम्रता, उसको आप और ऐड कर बताइए। सकें। सभी लोगों को नमस्ते। और मेरा नाम नम्रता है। मैं रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उत्तराखंड के किसी कम्युनिटी रेडियो के लिए ये वीडियो बना रही होंगी। सुनीता मैम के बारे में बहुत सुना, जैसे उन्होंने बताया। मैं भी जेएनयू में पीएचडी की शोधार्थी हूँ, रिसर्चर बोलते हैं जिसे। तो रिसर्चर का काम जो होता है वो यही होता है कि आप कैसे कैसे जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो विमेन स्टडीज़ वैसे नाम सुनकर लगेगा कि औरतों के विषय के बारे में ही है, लेकिन ये सिर्फ औरतों के विषय के बारे में नहीं है। औरतें इस देश की नागरिक हैं और हमारे समाज का आधी आबादी कहते हैं उनको। तो हर वो मुद्दा जो किसी देश का, किसी समाज का, किसी भाषा का मुद्दा है, वो औरतों का मुद्दा है। तो औरतों के मुद्दे कुछ अलग मुद्दे नहीं है, मेरी समझ ये कहती है। जी। तो मैं जिस भी जगह पर जाती हूँ, मुझे लगता है कि लैंगिक नज़रिए से या फिर जेंडर के नज़रिए से जब मैं देखती हूँ तो हर समस्या में मुझे औरतों की समस्या जुड़ी हुई नज़र आती है। दे आर लाइक इंटरवोवन, जिसके लिए हम थोड़ा सा एक एकेडमिक टर्म यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी। तो मेरा नज़रिया हमेशा वो देखने का रहा हमेशा से। लेकिन रेडियो जॉकी की तरह मुझे बोलना नहीं आता। पर जब ये बोलना शुरू करा था या इन मुद्दों के बारे में सोचना शुरू किया था, तब लगता था कि हाँ, मेरी जो बात है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, या ऐसे लोग जो मेरी तरह सोचते हैं उनकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और सुनीता मैम वो काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, और ख़ास करके कम्युनिटी के लिए कर रही हैं, कम्युनिटी के साथ वो काम कर रही हैं, उनके साथ मिल के कर रही हैं। बिल्कुल। पार्टिसिपेटरी रिसर्च एक्शन में हम लोग वो काम करते हैं। क्या बात हम है। लोग इस पर बिल्कुल बात करेंगे कि कैसे जो फेमिनिस्ट रिसर्च होती है या वुमेन स्टडीज़ के जो रिसर्चर्स होते हैं वो किस तरह से समुदाय को, समाज को और सामाजिक संस्थानों को किस तरह से देखते हैं। क्या बात है। तो ये हम तो चाह रहे थे कि इसको छोटा सा एक बनाएंगे इंस्टा के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम इसी को आगे को वो कर लेते हैं। तो इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल इनफॉर्मल बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी रहनी नहीं चाहिए, बातचीत एकदम इनफॉर्मल होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहीं से हम बात शुरू कर लेते हैं। दरअसल आपने रेडियो के बारे में बोला, तो सामुदायिक रेडियो की दरअसल कॉन्सेप्ट ही इतना सुंदर है। समुदाय का अपना रेडियो, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो बेजुबान है ना, जी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनकी आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो ये उनकी आवाज़ है। और दूसरा, हमारी भाषा संस्कृति को सहेजना या उनको एक जगह देना, क्योंकि नहीं तो हम एक लगातार एक मोनोकल्चर में घिरते जा रहे हैं। तो ये सबको स्पेस देता है कि सबका अपनी महत्ता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ही खूबसूरत है, तो हम लोग भी इसको पूरा करने में लगे हैं। तो मैं ये चाहूँगी, श्री, आप बॉयज़ हैं, है ना, तो विमेन स्टडी में एक लगता है कि विमेन स्टडी है तो महिलाओं को करना चाहिए। आपने क्या सोचा इस कोर्स को करने से पहले? ये तो नहीं सोचा कि यार इसमें स्कोप थोड़ा ठीक ठाक होगा तो मैं इसमें कर लेता हूँ, या क्या सोचकर आप इस फील्ड में आए? तो मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं जिस परिवार से आता हूँ, तो वहाँ पे मैंने मतलब स्कूल में हम पढ़ाई में अच्छे थे। मेरे पापा आर्मी में थे और मैं आर्मी स्कूल्स में पढ़ा। तो पढ़ाई में अच्छे थे, तो उस टाइम पे घर की ज़रूरतों के हिसाब से बना कि इंजीनियर बन जाओ, अच्छा एक आपकी फैमिली की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस नज़रिए से मैं मरीन इंजीनियर बना, तो मैंने सेलिंग करी। बट हाँ, मरीन इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने देखा कि जो मेरे स्कूल में जो दोस्त हुआ करती थी,
आज भी मुझे उनके नाम याद है, आज भी मुझे याद है कि उनके साथ खेलना याद है। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं वो दोस्ती बहुत ज़रूरी थी। और वहीं एक तरफ समाज हमको एक ऐसा मैसेज देता है, जिस तरह की वो कौन सी मूवी थी जिसमें कहते हैं लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये कॉलेज में जाके, क्योंकि वो ऑल बॉयज़ एक एनवायरनमेंट था, तो मुझे लगता था कि ये लड़का बनना और ये मर्द बनने का जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं हमें अपने अपने मानव टच से, हमारी ह्यूमन टच से कहीं ना कहीं हटा रहा है। तो ठीक है, उस टाइम पे मैंने जॉब किया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आने लगी कि इस मुद्दे पे, जेंडर पे बात होती है, औरतों की बात होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे अगर आपको ध्यान होगा तो एक शो आया था सत्यमेव जयते। मैं उसको बिल्कुल। जोड़ूंगा कि कम्युनिटी रेडियो और किसी भी मैसेज का कितना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एक सत्यमेव जयते में एक शो था जिसमें मर्दानगी पे बात करते हैं आमिर खान, और उसी शो में कमला भसीन जी आती हैं और वो उस पूरे मुद्दे में बताती है किस तरह हमारे समाज की जो हिंसा है, जो सारा का सारा हिंसा जो भी हो रही है, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये हिंसा कर कौन रहा है। ठीक है, वो जात धर्म इन सब से हट के देखिए तो हिंसा कर कौन रहा है। और कहीं ना कहीं वो जो मैसेज था और उन्होंने जिस तरीके से बोला था वो भी बहुत मैटर करता था। उन्होंने कहा था कि जो असली मर्द है वो मर्द जो वो ताकत से प्यार नहीं करता, वो प्यार की ताकत को समझता है। और आप सही में मर्द हैं तो आप इसको बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। पता नहीं वो क्या दौर था, वो एक ऐसा वो जुनून था कि ज़िंदगी में शायद उस मुकाम पे हम थे कि वो मैसेज वो चिपक गया। वो लग गया कि अच्छा ये इस पे बात करने की ज़रूरत है। तो तब से मैंने इस फील्ड में, मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने अपना टीच फॉर इंडिया की जर्नी ली, फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स, और तब से मेरे को लगता है कि इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमको ये अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनाने की राह पर है, क्योंकि हमारे आसपास का शायद माहौल, एजुकेशन सिस्टम हो सकता है कि हमें एक तरफ की एक पर्टिकुलर तरह की एजुकेशन की तरफ पुश करे। तो इस तरह के मुद्दे, जेंडर, हम जेंडर स्टडीज़ में जाके हमने भी ये सीखा कि ये औरतों और मुद्दों के इशू नहीं होते, औरतों और मर्दों के इशू नहीं होते हैं, वो मानव अधिकार के इशू होते हैं। और उसमें जो जो एक मर्द है वो एक अलाय की तरह, एक उतना ही पार्टनर की तरह, साथी की तरह काम बिल्कुल कर सकता है। और बिल्कुल। वो कहीं ना श्री, कहीं उसके आपने बीच अभी में तक क्या क्या दोस्ती। डिग्रियां ली हैं? अभी मानवाधिकारों पर भी आपने काम किया ना? हाँ, मेरा जो मास्टर्स है, जो मेरी पहली पोस्ट ग्रेजुएशन थी, वो जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने किया है। तो ह्यूमन राइट्स में किया मैंने। उसके बाद फिर? उसके बाद मैंने सरोजनी नायडू सेंटर जामिया से ही मैंने एमफिल किया, वो जेंडर स्टडीज़ में किया। तो वहाँ से मैंने इस टॉपिक को पढ़ा कि जो हमारे स्कूल में जिस तरह के, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो मर्द बनने की प्रक्रिया या फिर इंसान बनने की प्रक्रिया, उसमें स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल की जिम्मेदारी भी बनती है, वो हमें नागरिक बनाता है। तो वहाँ पे क्या ऐसा बच्चे सीख रहे हैं, वो किस तरह से बुली कर रहे हैं, किस तरह से वो गेम्स खेल रहे हैं, किस तरह से वो अपने पार्टनर लड़कियों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या वो कल्चर वो डेवलप कर रहे हैं, किससे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो वो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट मेरा कंसिस्टेंटली बना हुआ है। इसी तरह हम स्कूल में वर्कशॉप्स भी कराते हैं, जहाँ हम स्कूल्स में जाते हैं। मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से मैंने इसका एक पर्टिकुलर फैसिलिटेशन एक्सपर्ट का कोर्स किया, जिसमें मैंने सीखा कि बच्चों से किस तरह से बात की जाती है, उन पे हम सेक्स, जेंडर, वायलेंस, इमोशंस, कैसे लड़के भी आके खुल के अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम बराबरी, जेंडर इक्वालिटी, बराबरी आएगी तो तब जब घर में लड़के इस चीज़ को समझेंगे, वो भाई, वो बाप, वो कैसे मर्द होंगे जो जो अपनी बहन, अपने पार्टनर के साथ इक्वालिटी ट्रीट करेंगे। तो जो रेवोल्यूशन है वो फेमिनिस्ट टेक्स्ट में बहुत बहुत हाईलाइट किया जाता है कि पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो घर से आता है। बिल्कुल तो उस बिल्कुल कोशिश में हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। बस। क्या बात है, नम्रता जी के पास अभी आती हूँ क्योंकि आप बोलती हैं तो बहुत बोलती हैं, है ना? तो आखिरी में आपसे ही बुलवाऊंगी। श्री, एक और सवाल कि जैसे जो मर्दानगी जो का जो पूरा है ना कॉन्सेप्ट, उससे पुरुष कितना पीड़ित है? हाँ न वो हंस सकता है, न वो रो सकता है। मतलब हम कहते हैं ना कि औरत स्त्री हो, मतलब बना दी जाती है, सिमोन de बुआ ने कहा है। तो मुझे लग रहा है पुरुष भी तो बना दिया गया है बना ना, दिए जाते कि हैं। रोना हाँ, नहीं है, हाँ। भावुकता नहीं दिखानी है। तो उससे आप लोग कितना पीड़ित हैं? मतलब पुरुष कितना पीड़ित है उस तमाम चीज़ों से? हाँ, वो भी मतलब परेशान जिसे हम है। पेट्रियार्की बोलते हैं कि पेट्रियार्की हाँ। आपको एक तरह का मर्द बनना है। मर्द भी बहुत तरीके के होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी अलग तरह के, हमारे समाज में कबीर भी मर्द हैं, बुद्ध भी मर्द थे। तो जो उस तरह की मर्दानगी है वो कहीं ना कहीं छूटती नज़र आ रही है, फिर उस पर हम सोच नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हर तरह के मर्द रहे, और वो करुणा, वो प्रेम, वो साथ, वो बराबरी, ये मर्दानगी का हिस्सा रहे हैं। और अगर हम इससे दूर जाते हैं तो आप इंसानियत से दूर जाते हैं। जब 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 कोई मर्द हिंसा करता है
तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा टूटा होता है कि वो इस लायक पहुंच जाता है कि वो हिंसा कर सकता है, और वो उससे ओके भी है, मे बी उससे उसको मज़ा भी आने लगता है। तो ये सोचने की ज़रूरत है। हाँ, उससे हिंसा होती है, बट उसी के साथ उतनी ताकत भी है उनमें कि वो उतनी जल्दी बदल भी सकते हैं। तो एक परिवार में जब एक बाप बदलता है या फिर एक भाई बदलता है, तो वो सिर्फ अपना परिवार नहीं बदलता, वो आगे आने की जनरेशन्स भी बदलता है। तो ये कंपटीशन नहीं है औरत और मर्द का, ये बेसिकली एक साथ है, एक प्यार का बिल्कुल। साथ है। लेकिन ये दिक्कतें पूरी दुनिया में है ना, मतलब ऐसा कोई देश है जहाँ मतलब सब कुछ ठीक हो गया हो, इक्वलिटी आ गई हो? ऐसा मुझे लगा कि कम ज़्यादा 19, 20, 18, 17 तक होंगे, लेकिन सब कुछ ख़त्म तो कहीं भी नहीं हुआ है ना। नम्रता के पास आते हैं। नम्रता, आप बताइए अपनी कुछ थोड़ा सा जर्नी बताइए कि कहाँ कहाँ आप काम कर चुकी हैं इससे पहले। अच्छा। हम्म। तो मैंने अपना मास्टर्स जो किया है वो सोशल वर्क में किया है, जिसे समाज कार्य भी कहते हैं, और वहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज जो स्पेशलाइजेशन था वो था वुमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी फील्ड वर्क किया, जिसमें पब्लिक हेल्थ में जेंडर के लेंस से समझा कि हेल्थ और वुमेन का क्या किस तरह से वुमेन की हेल्थ को देखा जाता है सोसाइटी में। उसके बाद मैंने लाइवलीहुड में भी काम किया, जहाँ पर माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू कैसे औरतों को एम्पावर किया जा रहा है या फिर उनको एक तरीके से हेल्प की जा रही है कि वो लाइवलीहुड में काम कर सकें। उसके बाद मैंने मास्टर्स के बाद एनजीओ सेक्टर में एजुकेशन और जेंडर पे काम करते हुए अपनी इंटरेस्ट एरिया को डेवलप किया, जिसमें मेरा इंटरेस्ट एरिया जो था वो घुमंतु समुदाय, अर्ध घुमक्कड़ समुदाय और डीनोटिफाइड ट्राइब्स जिनको कहते हैं, वो वहाँ से निकल के आया। क्योंकि जो एक बात आपने बहुत सुंदर बोली थी कि सिर्फ यहाँ मर्दों और औरतों की नहीं हो रही है, औरतों और मर्दों में बहुत तरह के औरत और मर्द हैं। तो जैसे कोई मोनोलिथिक कल्चर नहीं होता है, बहुत सारी एक तरह का कोई कल्चर नहीं होता है, वैसे एक तरह की औरत नहीं होती, एक तरह के मर्द नहीं होते हैं। वो समझ मेरी विकसित हुई ये सारे कोर्सेज करते हुए और साथ में फील्ड पे जाते हुए कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्थिति में स्त्री ही पीड़ित हो या हर स्थिति में मर्द ही पीड़ित हो। बात यहाँ स्त्री और मर्द की नहीं है, बात है कि सत्ता किसकी है। तो सत्ता जब पुरुष सत्ता है तो पुरुष सत्ता का शिकार पुरुष भी उतना ही है जितना स्त्रियाँ हैं, अलग अलग तरीके से है, वो समझने की ज़रूरत है। और पुरुष सत्ता के बने रहने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है वो हमें समझने की ज़रूरत है। और पुरुष सत्ता की जब हम बात करते हैं तो हम मल्टीपल पेट्रियार्कीज़ की बात करते हैं। तो पुरुष सत्ता कोई एक तरह के पुरुष की सत्ता नहीं होती है, वो समाज में, उसकी संस्कृति में, उसके धर्म में, जातियों में, हर तरह से वो वोवेन है, जो मैं बोल रही हूँ वो एक तरीके से मिक्स है, गुथी हुई है। तो उस गुथी हुई चीज उसको बहुत बारीकी से समझने के लिए की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये जो कैटेगरी बना देते हो कि सारी औरतें पीड़ित हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, उसे भी काफ़ी चैलेंज किया गया है, अलग अलग वेव्स ऑफ फेमिनिज्म आए हैं उसको अगर आप समझेंगे तो खैर वहाँ से ये सब पढ़ते हुए, समझ बनाते हुए, जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनमें औरतों की क्या स्थिति है और उनमें औरतों के श्रम का मूल्य क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताने की कोशिश करूँगी कि जो हाईली एजुकेटेड या फिर एटलीस्ट वेल एजुकेटेड फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से औरतें हैं, वो आज वर्कफोर्स में लगभग बहुत कम होते जा रही हैं, नदारद होते जा रही हैं, 27% ओनली। जबकि हमारा ये मानना था कि शिक्षा बढ़ने से औरतों का तो वर्कफोर्स में या काम करने में, कामगार महिलाओं का तो ज़्यादा हो जाएगा परसेंटेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि इसके बजाय आप और ज़्यादा पिछड़े तबकों में देखेंगे, जहाँ पर श्रम पे परिवार टिके हुए हैं, जहाँ पे उनके लेबर की ज़रूरत है, वहाँ पर उन जातियों में, उन वर्गों में औरतें ज़्यादा काम कर रही हैं जिसके लिए उनको पे किया जा रहा है। तो पेड वर्क वो ज़्यादा औरतें कर रही हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि औरतें काम नहीं करती, सारी औरतें काम करती हैं, लेकिन पेड वर्क सिर्फ उन औरतों की तादाद ज़्यादा है। तो हमें ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमारा समाज बहुत सारे एक्सेस पे डिवाइडेड है, स्ट्रेटिफाइड है। तो इसी में से एक मुद्दा मैंने चुना जो है डीनोटिफाइड ट्राइब्स की औरतों के श्रम का, और उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों को समझने के लिए, जिसमें माइग्रेशन है, उनका हिस्टोरिकली कैसे वो माइग्रेट करते रहे हैं, कैसे नागरिक की बात करी थी श्री ने, तो हम किन्हें नागरिक समझते हैं और किनकी नागरिकता को पूर्ण नागरिक की तरह अधिकार मिल पाता है। तो वहाँ पर डिनोटिफाइड ट्राइब्स, जैसे मैं उनमें से कुछ का नाम ले सकती हूँ, जिसमें मैं सासी समुदाय पे मैं काम कर रही हूँ, वैसे बंजारा है, वैसे ही
कुछ बंदिया समाज है, ऐसे बहुत सारे समाज के लोग हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। तो उस पर मेरा पीएचडी का काम है जेएनयू में, जी। और फिलहाल मैं सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज से पीएचडी कर रही हूँ। क्या बात है। जेएनयू में क्या क्या है वुमेन स्टडी का, थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दे दें अगर कोई करना चाहे, अच्छा और क्यों करना चाहिए वुमेन स्टडी का कोर्स, उसमें हाँ। स्कोप कहाँ कहाँ है, कुछ थोड़ा सा ये भी। अच्छा, तो अब पहली बात तो जेएनयू में शोधार्थियों के लिए अभी मास्टर्स का कोर्स नहीं है उपलब्ध, वहाँ पर शोधार्थियों के लिए है जो कि पीएचडी का कोर्स होता है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली से कहीं मास्टर्स करना चाहते हैं विमेन स्टडीज़ में, तो वो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में मिल जाएगा। और आई एम नॉट श्योर देयर इज़ नो कोर्स इन दीयू, राइट? दीयू का नहीं है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो दिल्ली में इन दो यूनिवर्सिटीज़ में आपको मास्टर्स मिल जाएगा। लेकिन अब स्कोप की बात रही तो स्कोप मुझे लगता है बनाने से बनता है, और स्कोप बहुत है, क्योंकि जब आपको एक नया नज़रिया मिलता है, जब जेंडर के लेंस से आप दुनिया को देखने लग जाते हो, तो हर जगह स्कोप है। चाहे आप साहित्य बोल लो, चाहे आप राजनीति बोलो, जैसे अभी विमेंस रिजर्वेशन बिल आया है, उसको जब आप डिबेट करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो जब तक आपको औरतों का नज़रिया ही नहीं पता है, आधी आबादी कैसे सोचती है, कैसे देखती है, उस पर उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसे नहीं समझ सकते। सिर्फ राजनीति के नज़रिए से नहीं समझ सकते जब तक उसमें औरतों का नज़रिया शामिल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्कोप हर जगह है। बिल्कुल, और वीमेन डिस्कोर्स अब शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू हुआ है ये, तो अभी तो स्कोप ही स्कोप अगर देखें जी फिर इसको बिल्कुल। तो विमेन और चाइल्ड मैं डेवलपमेंट जो इसमें मंत्रालय है वहाँ हाँ। आपके लिए बहुत स्कोप हो सकता मैं है। इसमें जोड़ना हाँ। चाहूँगा जी कि बिल्कुल। देखिए ग्लोबली हम देखें तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें तो हमारा जो 5वां गोल है जेंडर इक्वालिटी, तो इंडिया इज़ बाउंड टू फॉलो दैट। और इंडियन गवर्नमेंट खुद काफ़ी ऐसे स्टेप्स ले रही है जिसमें कि जेंडर इक्वालिटी आगे मतलब हम रियलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट का पुश है। और ये डिसिप्लिन हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो एकेडमिक डिसिप्लिन कि इससे आपको क्या मिलता है, ये सब्जेक्ट पढ़ के अगर आप ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट एमबीए की तरह नहीं है, या फिर ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि आप बैंक की नौकरी तैयारी है, ये सब्जेक्ट आपको एक नज़रिया देता है देखने का। और जब आप किसी चीज़ को अलग तरीके से देखते हैं, आपकी एक सोच विकसित होती है, और उस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, अगर आपका एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डेवलप होता है तो आपको हेल्प करता है। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक आप इसमें, जैसे यूएन वुमेन हो गया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं फेमिनिस्ट रिसर्च को लेके। दूसरा जो मैं कह रहा था, एकेडमिक के साथ साथ इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है। तो जिन परिवारों में फेमिनिस्ट डिस्कस किया जाता है, वो परिवार का स्ट्रक्चर बदलता है, उस परिवार में सत्ता, वो परिवार डेमोक्रेटिक होते हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो फैमिलीज़ होती हैं दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, मतलब वहाँ पे बड़े छोटे का अंतर हमेशा से रहता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्टडीज़ से आता है। तो दोनों ही तरह से बहुत ही सेटिस्फाइंग फील्ड है। एक लॉन्ग टर्म जनरेशनल चेंज ला सकता है, वो एजुकेशन में हो, वो आपके जॉब में हो। तो मुझे लगता है ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही कि ये कोई बैंकिंग वाला या कोई वैसा वाला फील्ड नहीं है एमबीए वाला कि आप बिजनेस की तरह उसको निभा लें, है ना। आपको खुद को भी बदलेगा, समाज को भी बदलेगा, है ना। बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है। और हम लगातार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी अभी 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स के लिए हमारे वीसी जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने उसके लिए अनुमति दी है। तो अभी उस पर काम चल रहा है। दरअसल दिक्कत ये है कि हम लोग मतलब सिलेबस बनाने के लिए मतलब एक उसके लिए भी एक समझ चाहिए, तो वो अभी इकट्ठी कर रहे हैं, जुटा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग यहाँ पर भी शुरू कर पाएँ इसे। उसके अलावा अभी तो सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में वुमेन स्टडीज़ सेल के लिए एक है यूजीसी का मैंडेटरी की खुलनी चाहिए, और उसके तहत बहुत सारी गोष्ठियाँ सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं। यूजीसी ने एक अभी सर्कुलर भी रिलीज़ किया था जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जेंडर चैंपियंस अपॉइंट करने हैं। जेंडर चैंपियंस का काम ये होगा कि वो हॉस्टल्स में जाके, कॉन्फ्रेंसेस में जाके वहाँ पे स्टूडेंट्स को जेंडर सेंसिटाइज कराएं, कि उनको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह के गाने प्रॉब्लमेटिक है, किस तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक है, किस तरह का आपका जो रिलेशनशिप में जेंडर। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसका जो स्कोप है वो यूजीसी और मतलब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जेंडर सेंसिटाइज और करें, और वहाँ के स्टूडेंट्स के थ्रू उनके साथ मिलके, और जो फेमिनिस्ट रिसर्च या फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उनके साथ मिलके ये प्रोग्राम्स रन करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी जैसे हमारे विश्वविद्यालय को नैक की B++ ग्रेड मिली है, तो नैक के लिए जब तैयारियां हो रही थी तो तब ये था कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें भी ये सब थे कि क्रैच होना चाहिए बच्चों का। अगर इतनी महिलाएं यहाँ पर काम करी, तो हमारे वहाँ क्रैच खुला हुआ है, तो उससे बड़ी सहूलियत हुई। और उसके अलावा और भी टॉयलेट के इश्यूज़ थे कि वो सब होने चाहिए। तो बहुत तो लगा कि वाह, मतलब ये जो नैक में ये जो मानक निर्धारित किए गए हैं, ये सब ऐसे ही नहीं मिले होंगे। इसके लिए हमारी तमाम महिलाओं ने, है ना, कुर्बानियाँ दी होंगी। कि अक्सर क्या होता है कि जब हम
बहुत सारे कोर्सेज करते हैं और ज़रूरी आजीविका के लिए ज़रूरी है और वो करना ही होता है, वो हमारी एक तरह से मजबूरी भी होती है खुद को इकोनॉमिकली सस्टेन करने की। लेकिन वुमेन स्टडीज़ कोर्स इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जान पाए कि एक इतिहास रहा है महिलाओं का, महिलाओं के संघर्षों का, अलग अलग वर्गों की महिलाओं के संघर्षों का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं बिल्कुल। और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, हम वापस से बैकवर्डनेस की तरफ नहीं चल सकते हैं, उससे और बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो वो बदलाव बहुत धीरे धीरे आते हैं और उन बदलावों में शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर शिक्षण संस्थाओं में अगर ऐसा कोर्स डेवलप किया जाता है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे रिसेंट 2013 का जो विशाखा गाइडलाइंस आई, वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसके अगेंस्ट जो पूरा एक्ट आया, वो सब किस चीज़ की देन है। और उन्हें समझने के लिए आप सक्षम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से उसे लागू करना चाहिए, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड या फील्ड का जो इंसान है वो चाहिए जो उसे पढ़ा सके, समझ सके, और स्टूडेंट उसके कैटलिस्ट है। क्या बात है श्री, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मुझे एक चीज़ नम्रता की बात से अचानक से ध्यान है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है वुमेन स्टडीज़ की। आ तो गई बराबरी, अब रिजर्वेशन भी आ गया, कर तो रही हैं औरतें काम। और ये उन लोगों से आता है ये सवाल जो बहुत टॉप लेवल पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं, यूनिवर्सिटी हेड से। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो वो आज बन पाई हैं, जो औरतें आज डॉक्टर लॉयर्स बनी हैं, जो इन्होंने कहा ना एक इतिहास है, तो वो इतिहास पढ़ना, उसको समझना कि वो आज जो एजुकेशन ले पा रही हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर आर जनरेशंस हैव फॉट फॉर एजुकेशन। तो जो लिबर्टी आज उनको मिल रही है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल रहा है, तो किसी को फ्रीली बिना डर के जॉब करने जाने की आज़ादी मिल रही है, तो वो जो इतिहास है उसको नमन करना, उस इतिहास को श्रद्धांजलि देने जैसा ही है कि आप अपनी हिस्ट्री को आप अवेयर हो और इन मुद्दों को लेके सेंसिटिव हो। तो ये कई लोग कहते हैं कि महिला दिवस क्यों मनाते हैं भाई, ये कि दिवस क्यों मनाए जाते हैं, है ना? तो उनसे यही हम कहना चाहेंगे कि भैया अलेप्पो दो गूजे, अगर हम जितने भी लोग आज मताधिकार के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने जो फांसी पे चढ़ी उनको हम कभी याद नहीं करेंगे, हमको नहीं मालूम अभी कि कुर्बानियाँ भी हुई हैं। तो जब हमको इतिहास ही नहीं पता है तो हम उस मामले की गंभीरता को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छी बात है कि हमारे शिक्षण संस्थानों से भी अगर कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें आएँ तो वो बेहतर होगा। तो कुछ और हमारे श्रोताओं के लिए कहना चाहेंगे, मतलब कब मतलब हम मतलब मुझे ये लग रहा है कि आज के समय में ना हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है। हम अपने घर से सुबह भले ही हम सारा दिन का काम करके आ रही हैं, लेकिन 6-7 घंटे जो हम वर्किंग प्लेस पे रहती हैं तो एक मेंटली हमारा बड़ा सुकून में है। लेकिन पुरुष आज बड़ा दिक्कत में लगता है, कई बार परेशान है क्योंकि उसके तो अधिकार छिन रहे हैं, हमें तो अधिकार मिल रहे हैं, हम एक कदम आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनके अधिकार छिन रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा उनके लिए तकलीफ का दौर है, जो ट्रांजिशन फेज है। ये अधिकार छीनने वाला भाव तब आता है जैसे आपको लगता है कि आप बाहर जाके काम करेंगे और औरतें घर पे खाना बनाएंगी। जब आपको लगेगा कि औरत बाहर जाके काम कर रही है और मर्द को शायद वो नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको फील होगा कि यार मेरी तो पावर चली गई, मेरा तो सत्ता चला गया, मेरा तो कंट्रोल चला गया, तो मैं क्या करूँ। तो अगर वही मर्द ये समझे कि जो घर चलाना परिवार में वो दोनों की जिम्मेदारी है, तभी मैंने बात कहा कि जेंडर कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स में आप इसको देख सकते। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मर्दों को लाने की ज़रूरत है कि देखो ये काम मेरा है, मैं किसी में जो मेरी पार्टनर है जिसके मैं साथ हूँ, तो उसका ऐसा नहीं होता कि बच्चों को पालना, बच्चों को पढ़ाना। हमने देखा है घर अच्छे परिवारों में, बड़े परिवारों में भी कि आप छोटे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी माँ की है, अगर वो दोनों कमा भी रहे तब भी, तो उससे औरत पे एक डबल बर्डन आता है। तो अगर आप सही में अपने पार्टनर को बराबरी की तरह ट्रीट करते हो तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी पार्टनर ज़्यादा काम कर रही है, तो आप खुद से वो आप आगे जाके वो काम करने के लिए तैयारी करते हो। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों, हाँ, एक चीज़ और थी कि कई बार ये भी बोला जाता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से होते हैं, इनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस भी चाहिए, और क्योंकि इनहेरेंटली इनके अंदर ये होता है कि स्टेटस को चैलेंज करते हैं, जो समाज की व्यवस्था है उसको क्वेश्चन करते हैं, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। वुमेन स्टडीज़ और फेमिनिज्म की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर बेसिक समझ ये है कि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं पावर के, उन पावर के स्ट्रक्चर्स को पहले तो देखो, पहले पढ़ो और देखो। जब आप उनको देखोगे तो आपको अपने आप उनको बदलने के लिए आप उसके लिए एक्टिव हो जाते हो, आप उनको बदलना चाहते हो। तो इसमें हो सकता है कई बार घर में टकराव भी हो, और वो टकराव जो होता है वो उन लोगों के साथ बहुत होता है जो ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है अपने पापा को क्वेश्चन करना पड़ जाए कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, सकता है अपनी मम्मी से क्वेश्चन करना पड़ जाए। तो ये जो पर्सनल लेवल के जो बैटल्स होते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं,
और अपने आप में ही वो कहते हैं ना कि वसीम बरेलवी की उस उसूलों पे आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे आ चाहे तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो जिंदा आना जरूरी, नजर आना जरूरी। तो बिल्कुल ये ऐसी बैटल्स है जिनको लेके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट ये बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल है बिल्कुल। लड़ना अच्छा, आप पड़ता है। दोनों ही एक ऐसे शहर से आते हैं जो मतलब महानगर जैसे हम कहते हैं, और अगर हमने सुना है कि आजकल महानगरों की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सिंगल रहना पसंद कर रही हैं, शादी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो गुलाम नहीं होना चाहती हैं। भाई सीधे सीधे अगर देखें, वो किसी के अंडर इस तरह से नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि वो एक कॉन्वेंट स्कूलों की पढ़ी हैं, खुले माहौल में रह रही हैं, तो वो कल्पना नहीं कर सकती कि भाई कोई उनको इस तरह से दबाए, है ना। तो वो भले ही एक घर में डॉगी पाल लेंगी, लेकिन वो अकेले रहना पसंद कर रही हैं। और मैंने बीच में पॉपुलेशन पर मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी, तो चाइना में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी कि वहाँ पे मतलब सरकार शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए मतलब स्कीम्स लागू कर रही हैं। तो क्या भारत में भी कभी ऐसा होगा कि जो महिलाएं चेतनशील हैं, जो समझ रही हैं कि भाई क्यों करें फिर शादी जब यही सब झेलना है, तो क्या ऐसे खतरे हैं, और इन खतरों से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी वक्त रहते हुए संभल जाएं, समझे महिलाओं को। आपका सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक है, और इसमें हम घंटों बातें कर सकते हैं जी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। इसमें स्टेट आ गया, मैरिज इंस्टीट्यूशन आ गया, महिलाएं आ गई, तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते। और मैं महानगर से नहीं आती हूँ, हाँ। मैं एमपी से आती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई महानगर में कर रही हूँ। तो हाँ, मैं बता सकती हूँ कि डिले तो हम करना चाहते हैं शादी को। मैं नहीं कहूँगी कि औरतें अब शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर शादी नहीं करना चाहती तो मनीष मल्होत्रा के लहंगों का इतना क्रेज़ नहीं होता। तो वो है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किस वर्ग की महिलाएं हैं, किन जातियों की महिलाएं हैं, किन धर्मों की महिलाएं हैं जो वाकई ये कर पा रही हैं, ये एक्सरसाइज कर पा रही हैं चॉइस को। और मुझे नहीं लगता है कि, मैं पर्सनल लेवल पे नहीं मानती हूँ कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो नहीं दबाया जाना चाहते हैं किन्हीं पुरुषों से। वो एक कारण हो सकता है, और होता है, शुरुआती दौर में होता है, क्योंकि पहला, हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट पे इतनी बात कर ली है, औरतों को सब कुछ सिखा दिया है, मर्दों को हम सिखा ही नहीं पाए कि औरतों के बराबर वो कैसे उनके साझा पार्टनर बन के कैसे रह पाए, उनके साथी कैसे बन के रह पाए। तो औरतों के ऊपर ना अभी तक हम डबल बर्डन की बात करते हैं, एक बहुत ही बड़ा इमोशनल बर्डन है, साइकोलॉजिकल बर्डन भी है, कि वो मर्दों को हमारे अपना साथी बनाने, खास करके वो औरतें जो पैरवी करती हैं महिलाओं के समानाधिकार की, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इमोशनल बर्डन होता है कि वो अपने साथी को अपने बराबर खींच कर लाए। और हम सबके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, हमारे खुद के बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल। और उसके साथ समाज की थोपी हुई हर ज़रूरत को, या फिर जो हमसे नॉर्म्स जो होते हैं, समाज के नियम हैं, वो भी हमको कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम सारे बंधन तोड़ चुके हैं। शादी करने की एक उम्र है, बच्चा पैदा करने की एक उम्र है, बाहर अपार्टमेंट लेने जाओगे तो आपके पिता कौन है या आपका पति कौन है ये पूछा जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी। तो कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी तो ये आता है। तो ये सारे सामाजिक, राजनीतिक और मतलब हर तरह के लिमिटेशंस हैं औरतों के पास। तो सिंगल रहना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बट येस, वुमेन आर चूजिंग दैट, बट इट्स नॉट बिकॉज वो नहीं चाहती है साथी। मुझे लगता है एक औरत के तौर पे हर औरत साथी चाहती है। अब वो ज़रूरी नहीं कि मर्द साथी हो, उस पर हम आ सकते हैं। वुमेन स्टडीज़ उसको भी चैलेंज करता है कि साथी हमारी एक औरत की औरत साथी भी हो सकती है, पर क्या समाज वो स्वीकार कर पाएगा? बिल्कुल। चलिए, हम विस्तार से इस पर आगे बात करेंगे, है ना। लेकिन ओवरऑल ये लबोलुआब निकल कर आया आपकी दोनों की बातों का कि महिलाएं भी, सब महिलाएं जैसी नहीं हैं। एक मुंबई में स्लट मार्च निकालने वाली महिलाएं भी हैं, और एक बिल्कुल जो डीनोटिफाइड आबादी है उसकी जो श्रमिक महिलाएं हैं वो भी एक महिलाएं हैं। तो सबके मुद्दे अलग अलग हैं, और सबके मुद्दे जरूरी बहुत सारे स्तर हैं, धर्म, जाति और बहुत सारी चीज़ें। और फेमिनिज्म को बदनाम करने का एक्चुअली इसके पीछे भी, फेमिनिज्म से लोग इतना घबराते क्यों कि नहीं, वो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करेंगे बट बोलेंगे आई एम नॉट ए फेमिनिस्ट। उसकी वजह है क्योंकि फेमिनिज्म को ऐसे देखा गया है कि वो जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, जो शादियों से ही भाग जाना चाहती है, जो समाज को बिल्कुल ऐसे, जो बिल्कुल मर्दों को हेट करती है, फेमिनिज्म वो नहीं है। फेमिनिज्म उसका एक बहुत एक बड़ा एक पूरा का पूरा एक उसकी हिस्ट्री, एक मूवमेंट है। और शादी में बस मैं जोड़ना चाहूँगा इस चीज़ पे कि शायद औरतें शादी से नहीं भाग रही हैं, वो जिस तरह से शादी, और जो शादी में जो उनका पार्टनर जो उनको दिया जा रहा है, फिर जो वो चूज़ कर रही है, वो उस चीज़ से उनको प्रॉब्लम है कि वो बराबरी नहीं है। उन पूरे के पूरे शादी के, अगर आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को, किस तरह से आपका पार्टनर चूज़ किया जाता है और किस तरह से उसमें फिर प्रॉपर्टी का आपका एक एंगल है, क्योंकि शादी
कास्ट और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है। तो बिल्कुल जब उनको समझ आ जाती है कि ये तो उस चीज़ से वो शायद वो घबराती हैं। बिल्कुल हमारे महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड की, उनका भी हाल में इंटरव्यू किया था। हम्म, तो उन्होंने कहा कि शादी हुए 1 हफ्ता नहीं हो रहा है, हमारे पास लोग आ रहे हैं कि हमको नहीं रहना साथ में, हम्म, तो हम काउंसलिंग कर करके परेशान कर रहे थे। तो ये इश्यूज आ रहे हैं और ये आएंगे ही। इसे शादी के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है कि वो समय के साथ बदले और वो उस तरफ मूव करे जिस तरफ जो अवेयर्ड वुमेन है, जिस तरह जिनको समझ है जेंडर इक्वालिटी की, और वो मर्दों को भी उस तरफ लेके चले अपने साथ। उसके लिए अलग से प्रोग्राम मुझे लग रहा है कि वुमेन स्टडी सब तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हर महिला जो आज बड़े शहर में पढ़ रही है, अच्छे घर में, जहाँ उसको इक्वलिटी मिल रही है बचपन से ही। पहले से तो बेटे को सरकार प्राइवेट स्कूल में और बच्चियों को बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता था, दूध का गिलास बेटे को मिलता था, लेकिन वो आज नहीं है ना। वो स्थिति आज कम से कम मिडिल क्लास फैमिलीज में तो नहीं है। तो वहाँ की लड़कियाँ क्यों उसको बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वो ऐसा सोच रही हैं कि तो हर कोई चाहता है न्यूनतम आज़ादी, न्यूनतम सम्मान, तो हर कोई चाहता है कि डिग्निटी न्यूनतम मिले। संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल चैरिटी नहीं है। आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है इसके बिल्कुल बारे में, right to बिल्कुल life यही बिल्कुल। है। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें होगी और ये विषय ऐसा है वाकई में कि इस पर बहुत 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 बोला जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ श्रृंखला शुरू करेंगे, क्योंकि इतनी सारी लहरें हैं नारीवाद की, तो उन पर बात हो सकती है कि शुरुआत में क्या हुआ था, अब हम आज कहाँ पहुँची हैं। तो इस तरह से बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। आप लोग थोड़ा सा दिल्ली की प्रदूषित हवा से थोड़ा सा ताजगी खाने के लिए यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा spontaneous बहुत ही हाँ अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो हमारे श्रोता बहुत उदार हैं, आपको माफ़ कर देंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, तो श्री नम्रता, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी जी जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के कहीं भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो नम्रता और श्री के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार बोल दीजिए। ओके।